हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे आज ये जो बसनिया डैम है। इस डैम को हम समझेंगे ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है, और इसके बारे में हम देखेंगे प्रमुख रूप से कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अगर डैम के को लेके सरकार इतनी अटेंशन मूड में आ गई है, उसके बारे में हम डिटेलिंग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये डैम जो है ये तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के एक उधारी विलेज में इस डैम को स्थापना करने की बात करी गई है। अब बात चल रही है कि ये डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसके कारण वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी डिटेलिंग हम सभी लोग देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है पूरा एकेडमी। यहाँ पे यूपीएससी को लेके सारी चीज़ें कंसर्न करके यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ और उसकी डिटेलिंग अच्छे से कवर करता हूँ, ताकि आपके प्री प्लस मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कवर हो जाएं और आसानी से आप उस चीज़ों को हल कर सकें अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है। ऐसा मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पे मैंने शंकर आईएएस का जो इन्वायरमेंट का बुक है वो मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। मेरे वीडियो के लिस्टिंग में जाके आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस और उसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे डाला है। आप देख सकते हैं, आपको अत्यंत ही लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं। इसका लोकेशन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यह बसनिया डैम क्यों न्यूज़ में आया उसको हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहले देख लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशंस। ये देखिए, ये नर्मदा रिवर पे ये डैम बनाने की बात करी गई है और ये नर्मदा रिवर एक मेजर रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भारत की। और ये बात करी जाए तो 5th लार्जेस्ट इंडिया की रिवर मानी जाती है। इस रिवर की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये गॉर्ज से निकलती हुई, भेड़ाघाट गॉर्ज से निकलती हुई गल्फ ऑफ खाम्बात में, ये जो एरिया है गल्फ ऑफ खाम्बात, ये एरिया जो है गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये स्टेट पीसेस में तो पूछ देता है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी स्टेटमेंट के रूप में आप सही क्वेश्चंस कर पाएंगे। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके दिमाग में अवश्य होना चाहिए। तो नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, हम नर्मदा रिवर के भी बारे में देखेंगे। उनकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी कुछ इस तरीके से है। खारमेर, बुरनेर, बंजर, तिमूर, सिनैर, शेर, सकार, दूधी, सकरी, तावा, हथेर, गंजाल, अंजल, मचाक, चोटा, तावा, कावेरी, कुर्किया, कुंडा, बरोड, देव, गोई, करजन। ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। मान लीजिए रिवर यहाँ से यहाँ को फ्लो कर रही है तो उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या होगी, ये हो जाएगी। राइट कौन सी होगी, ये होगी। ये ऐसे इसकी लेफ्ट और राइट तय किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो यहाँ पे सिलगी, बलई, गौर, हिरन, बिरंजो, तेंदोनी, बरना, कोलार, सिप, जमेर, चंद्रशेखर, खारी, केनार, चुराल, कराम, मन, उरी, हथनी एंड ओसरांग, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज रिवर कौन हो सकती हैं। मान लीजिए अगर ये रिवर फ्लो कर रही है तो कोई रिवर आके इससे जुड़ गया, कोई रिवर आके इससे निकल गया, तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों अलग अलग हैं। तो ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी आके जो इससे यहाँ पे आपको इसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो ये जो ब्रांचेस निकल रहे हैं वो ट्रिब्यूटरी रिवर इसकी हो गई। ऐसी चीज़ें। तो ये जो रिवर है नर्मदा, ये बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से ही बहुत हाईलाइट में रही है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं। आप इस रिवर के बारे में अगर डिटेलिंग लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये रिवर क्यों न्यूज़ में आई वो देखते हैं। नर्मदा रिवर को हम लोग रीवा रिवर भी बोलते हैं। यह 5th लार्जेस्ट, जो कि मैं बताया पहले आपको, और यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रेवर्सेस है, रिवर्सेस नहीं है। तो यह ट्रेवर्सेस थ्रू वाट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और कहाँ पे मिलती है तो गल्फ ऑफ कैम्बे में मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए रिवर के बारे में, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। टोटल लेंथ जो रिवर की है वो 13-12 है, बिल्कुल याद करिएगा। 13-12 बहुत ईजी है याद करने के लिए। तो 1312 किलोमीटर की ये टोटल लेंथ है। कहाँ से राइज होती है तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। कौन से ज़िले से, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश से।
यह एक ट्रेडिशनल बाउंड्री करती है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, जिसकी लेंथ इतनी किलोमीटर की है। अब इसकी डिटेलिंग हम देखते हैं कि 7 साल पहले की जब बात आती है, 7 साल पहले मध्य प्रदेश के सीएम जब रहा करते थे शिवराज सिंह चौहान जी, तो चौहान जी क्या कहते हैं कि हम इस पे कोई भी डैम नहीं बनवाएंगे, जिनके कारण यहाँ पे अगर डैम बनती है तो वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को देखना पड़ जाएगा। वहाँ के हैबिटेट के लॉस होगा, फ्लोरा फौना को लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा, वहाँ के डेंस फॉरेस्ट को लॉस होगा, वहाँ की पॉपुलेशंस को रिहेबिलेट करना पड़ेगा, वो अपने कल्चर से, ट्रेडिशन से, राइट से दूर हो जाएंगे। और ये सब देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा डिसीजन लिया उस वक्त 7 साल पहले, कहा कि हम यहाँ पे डैम को पोस्टपोन करते हैं, यहाँ पे बनेगा नहीं, इसको कैंसिल करते हैं, पोस्टपोन नहीं सॉरी कैंसिल। तो ये बोलते हैं कैंसिल करने के, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद, कुछ साल के बाद यहाँ पे विलेजर्स को सूचना मिलती है कि कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू कर दी गई है और यह फिर से पुनः निर्माण होगा। अब ये बात निकल के आती है तो न्यूज़ में ये डैम आ जाती है। अब ये क्यों ऐसी बातें बोलें, जबकि अब स्वयं अपने ही स्वयं बोल चुके थे कि हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या बोला कि अब हम इस पर निर्माण करेंगे। ऐसा क्यों बोले वो, चलिए वो भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो कि लोगों से विश्वास जीत चुकी थी 7 साल पहले कि अब हम नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में आके अपनी प्रॉमिस को तोड़ती है और तोड़ के यह कार्य सौंप देती है एक कंपनी को कि आप कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाइए। अब देखिए इसकी डिटेलिंग मैं दूंगा आपको और इसकी डिटेलिंग आपको मिलेगी। बसनिया डैम जो है वन ऑफ द 7 डैम्स है नर्मदा वैली में। ये बसनिया डैम 60 जो मेजर डैम्स में है उनमें ये एक डैम्स आता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में शिवराज सिंह चौहान अनाउंस करते हैं कि कैंसिलेशन कर रहे हैं 2016 में ही कि डैम नहीं बनेगी, और मेधा पारकर इसको कंफर्म भी कर देती हैं, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर होती हैं किसकी, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं मेधा पारकर, अन्यथा कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर पे बन चुके होते और मिलियंस पीपल वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए होते, जिनके कारण उनकी जो ट्रेडिशन थी, कल्चर थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से विलुप्त हो जाती और लोगों को रिहेबिलेट करते वो कहीं भी, तो जिनके कारण प्रॉब्लम ये निकल के आती कि वो अपने लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रह सकते, उनको कहीं ना कहीं कई प्रकार से सामना करें। जैसे अगर किसी भी एनिमल को उसके हैबिटेट से निकाल के आप दूसरे हैबिटेट में ले आके रख देंगे तो उसको या तो सर्वाइव होने में दिक्कत होगी या तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती है। हम लोग ठहरे ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन की बेसिक नेसेसिटी क्या है, वो अपने रिलीजन से, कल्चर से, ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ें छूटती हैं किसी की तो आदमी ऐसे ही मरे हुए के समान मान लिया जाता है। ये यहाँ पे ट्राइबल लोगों की मेजर पावर है। ये अपने जो भी फ्लोरा फौना है उसको सजो के रखते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। और आज की मॉडर्निटी में क्या है कि डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है, ग्रोथ को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और इस चीज़ पे फोकस बहुत कम दिया जा रहा है। ऐसी चीज़ें हैं। ट्राइबल लोग को ही आप हटाइएगा, वहाँ के जो वासी हैं, वहाँ के जो लैंड के ऑनर हैं, उन्हीं को आप हटा दीजिएगा और उसके बाद से वहाँ पे डैम क्रिएट करिएगा, तो ये कहाँ तक सही है। इसी को लेके मेधा पारकर फिर से आई हैं और मेधा पारकर ने फिर से आवाज़ उठाई है जब ये सुना उन्होंने कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब इसको देखते हैं हम कि प्रॉब्लम क्या होती है इस सब चीज़ से अगर ये डैम बनता है। तो जो बात है एम्बैंकमेंट की, ये जो कॉज करेगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेसमेंट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पे लोगों को जाना पड़ेगा। और जो लैंड होगा अगर डैम बन जाएगा तो सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा, जिसके कारण एग्रीकल्चरल वहाँ के जो लैंड है, ट्राइबल लैंड है, वो डूब जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो लोगों का जो आय होगा वह वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, खास करके ट्राइबल पॉपुलेशंस का। और ट्राइबल पॉपुलेशंस अपने लैंड से ऐसे कनेक्टेड होते हैं मानो वहाँ के वो गॉड और देवी देवता जैसे उनको पूजते हैं। तो वो उन अपने जगह से ही अगर डिस्प्लेस हो जाएंगे तो उनको हर प्रॉब्लम से, उनकी लिवलीहुड, उनकी लिविंग स्टाइल, उनकी कल्चर वर्शिपिंग स्टाइल, उनकी फूड हैबिट्स, उनके रहने सहने के ढंग, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से रहते हैं, वो अपने में मस्त रहने वाले आदमी हैं। तो लोगों को आप कहाँ शिफ्ट करिएगा, ये सारी प्रॉब्लम निकल के गवर्नमेंट के पास
आती है। तो गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से अगर एक्शन लेना होगा तो ये चीज़ें सोचना पड़ता है। नर्मदा वैली जो प्रॉन एरिया है, किस चीज़ के लिए? अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक के लिए। तो ये चीज़ें, इसको काट दीजिए, अर्थक्वेक के लिए प्रॉन एरिया है। इस प्रॉन एरिया को हम लोग देखेंगे कि ये दिन प्रतिदिन इस पर अगर कोई भी आप डेवलपमेंट के कार्य कराएंगे तो ये तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और 3 रिक्टर स्केल पे यहाँ पे इसकी प्रॉन एरिया की ये यहाँ पे मेजरमेंट हुई है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने के संभावनाएं ज़्यादा हो जाते हैं। अब डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे अगर है तो डेंस फॉरेस्ट को आप ऐसे थोड़ी शिफ्ट कर देंगे। मान लीजिए एक जगह डेंस फॉरेस्ट है, उसको दूसरी जगह हम जाके शिफ्ट कर सकते हैं क्या आप पूरे फॉरेस्ट को? ये पॉसिबल नहीं है, खास करके इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। अगर एक पेड़ है और एक पेड़ को हम 10 किलोमीटर ले आके शिफ्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन 10 लाख फॉरेस्ट है, 10 लाख अगर ट्रीज़ हैं, इस ट्रीज़ को मैं कैसे शिफ्ट करूँगा? ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 10,000 ट्री को, 1 लाख ट्री को ये शिफ्ट करना, अगर शिफ्ट भी करते हैं तो क्या उसकी उस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है कि अगर वो पेड़ वहाँ लगता हो तो वो डेड ना हो? कई प्रकार से अगर ट्रांसलोकेशन होती है प्लांट की तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है और बाद में वो डेथ कर जाते हैं, यानी वो सर्वाइव नहीं करते हैं पेड़, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है निकल के कि वहाँ के जो भी फ्लोरा फौना है वो उनको इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट लैंड, ये सारे ट्रीज जो हैं वहाँ पे डिग्रेड होंगे, कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट होगा। अब मांड्रा डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो यह भी एक विशेष प्रकार की सूची में आता है। कौन से? ये 5th शेड्यूल में आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बात है ये ध्यान देने वाली बात है। अगर क्वेश्चन बनाएगा यूपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो यहाँ से बनाएगा। 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में आता है। 5th शेड्यूल में क्या आता है? पेशा आता है। पेशा क्या है? प्रोविजन है एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया को ये कैसे बढ़ा सकता है, ये इसके अंदर में आता है। अगर 5th शेड्यूल में ये आता है तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर प्रकार के राइट्स इस ग्राम के पास होता है कि इस ग्राम से बिना अप्रूवल लिए हुए आप यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शंस, डेवलपमेंट, फैक्ट्रीज लगा ही नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा। और अभी तक ग्राम सभा यहाँ की कोई भी अप्रूवल दी ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दिए गए। अब नर्मदा वैली का डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताया कि ऐसा कुछ काम होने जा रहा है। कहाँ पे? ग्राम सभा में कुछ बताया ही नहीं, फिर भी ये काम कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं, अब देखिए कैसे ये चीज़ें आगे निकल के आती है। और डील क्या करती है गवर्नमेंट? देखते हैं हम लोग डील। गवर्नमेंट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करती है 22,000 करोड़ का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के साथ कि 13 डैम 26 मई 2020 के आसपास इसको तैयार करनी है। पहले क्या था? पहले इसकी जो पावर थी वो 20 मेगावाट पावर जनरेशन की बात करी गई थी बसनिया डैम से, यानी छोटा था, बहुत कोई बहुत बड़ा नहीं था। और इरिगेशन तो था 50,000 हेक्टेयर के आसपास यहाँ पे बात करी गई है। लेकिन अब जो है ये इंक्रीज हो गया है, कितना? 100 मेगावाट। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 100 मेगावाट तक हाइड्रो पावर जनरेशन और इरिगेशन 8780 हेक्टेयर के कर दी गई है। अब बताइए, कभी इतना एरिया था, आज इतना एरिया मांग रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें डिमांड हो रही हैं अचानक से, ये क्यों हो रही हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए पहले जो डिमांड थी वो 20 मेगावाट की थी, अभी 100 मेगावाट की हो रही है। इससे क्या होगा? क्योंकि आज के डेट में पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग फॉसिल फ्यूल्स को त्याग रहे हैं, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, लोग सीधे आपको हाइड्रो पावर की तरफ, एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को काटेंगे तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे ही। तो गवर्नमेंट की भी अपनी एक मजबूरी है, गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी लाएगा। क्योंकि आप लोगों को जिस देश में अगर एनर्जी की डिमांड कम हो गई तो वो देश डेवलप नहीं कर सकता। जिस देश में एनर्जी ही नहीं है वो भी डेवलप नहीं कर सकता। तो दोनों चीज़ें एकदम आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इनके बिना काम नहीं चल सकता, जिनके कारण गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है किस पे? हाइड्रो पावर पे। तो ये दिखाएगी गवर्नमेंट कि हाँ, हम हाइड्रो पावर एनर्जी यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को काट चुके हैं, गिरा चुके हैं, इसका हम लोग उपयोग बहुत कम कर चुके हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट भी है 2070 तक कि नेट जीरो इमिशन करना है। तो ये जो टारगेट है इसको भी कंप्लीट करना है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है और डेवलप भी करना है और हम लोगों को इन्वायरमेंट का डिग्रेड भी नहीं करना है। तो सारे चैलेंजेस एक साथ आ जाते हैं। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट
भी एक लूप होल कहीं ना कहीं ढूंढने लग रही है, जिसके कारण इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA होता है, वो EIA तभी होगा जब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप इन्वायरमेंट के ऊपर डेवलप करना चाहते हैं तो उसका EIA होता है, यानी क्या इम्पैक्ट वो करेगा। अगर एक डैम बन रहा है, ये डैम वहाँ के लोगों को कितना इम्पैक्ट करेगा वो एसेस करके बताएंगे आपको गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उसको देखेगी, फिर जाके बाद में एक्टिविस्ट लोग, NGO लोग, ये लोग देखेगा, फिर अप्रूवल आएगी, तब जाके ऐसी बातें आती हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को हटा दिया गया है और बाईपास करके कंस्ट्रक्शन के लिए भेज दिया गया है कि ये हाँ ठीक है, आप लोग कंस्ट्रक्शन करिए। ऐसी बातें यहाँ पे बोलने को आ रही हैं, सुनने को आ रही हैं। अब बातें आती हैं एक्सपर्ट के सजेशंस की। तो एक्सपर्ट सजेशन क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं। एक्सपर्ट बोल रहे हैं भैया यहाँ बहुत बड़ी कोई डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ से लोग डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, उनकी हैबिटेट छीन जाएगी, उनकी अर्निंग छीन जाएगी, लिवलीहुड छीन जाएगी, वो अपने कल्चर ट्रेडिशन से दूर हो जाएंगे। तो जिसके कारण अब हम लोगों को प्रिजर्व करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा डैम के बारे में ना सोचें, एक्सपर्ट का यहाँ पे सजेशन है। और एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कॉस्ट और टाइम दोनों बचेगा और एरिया जो है अंडर इरिगेशन यह बढ़ जाएगी, जिसके कारण अब छोटा अगर डैम बनाते हैं तो ये डूबेगा नहीं, तो इरिगेशन हम लोगों की बढ़ेगी, लोगों की उपज होगी। ऐसी चीज़ें एक्सपर्ट यहाँ पे बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है कि डिस्ट्रॉइंग डेंस फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी, हाइड्रो पावर, तो हम लोग ग्रीन एनर्जी तो बना ले रहे, क्या यह वर्थ है? अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं, जो कि हम लोग डिमांड रख रहे हैं, ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं और इतने लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इतने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फ्लोरा फौना को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों का ये ग्रीन एनर्जी वर्दी है? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग कहीं ना कहीं किसी को मार के ही तो ये एनर्जी तब बना रहे हैं, किसी को हटा के ही तो एनर्जी बना रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, किसी न किसी को मार के ही तो हम लोग तब बना रहे हैं। तो ये वर्दी बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपर्ट का यहाँ पे कहना है। और कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड वुड हैव एडवर्स इफेक्ट, जो भी फॉरेस्ट लैंड डूब जाएगा उसका इकोसिस्टम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम बिल्कुल गिर जाएगी, जिसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट यहाँ पे परेशान है और जो भी एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ पे हैं, वो सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई डैम नहीं बने। अब जितने भी डैम बन गए हैं वही काफ़ी हैं, अब ज़्यादा डैम बनेगी तो यहाँ पे सबमर्ज हो जाएगी एरिया, जिसके कारण उनकी एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड, उनके अपने लैंड सारे उनसे छीन जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी जब डैम में भरेगा किसी भी डैम में तो ये एरिया डूबो के लेके चला जाता है। तो ये एक इम्पाउंड बनती है नदी के ऊपर डैम, जिसके कारण इसकी एरिया सबमर्जेंस वाली पड़ जाती है। ऐसी प्रॉब्लम लेके आ सकती है ये बसनिया डैम। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।